वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, आईसी कर्व या हिंदी में कहते हैं अधिमान वक्र से उपभोक्ता संतुलन। हिंदी में कई सारे नाम हैं, आप सब कंफ्यूज मत होना। कई बार तटस्था वक्र लिखा जाता है, कई बार अधिमान वक्र आ जाता है, कई बार उदासीन वक्र लिखा जाता है। तो सबका मीनिंग जो है एक ही है। मैं इसमें आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व जो है शब्द बार बार यूज़ करूँगा, तो उसको आप सब समझ लेना कि अधिमान वक्र है या तटस्था वक्र है, क्योंकि हिंदी मीडियम में यही नाम लिखा आता है। ठीक है, इससे पहले हमने आईसी कर्व के जो है टॉपिक जो है काफ़ी कुछ जो है अपलोड कर दिया है कि भाई आईसी कर्व होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कृपया ज़रूर देख ले, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। और एक वीडियो में हमने बजट लाइन के बारे में बताया है, तो बजट लाइन के बारे में भी आप सब समझ लीजिए, क्योंकि अगर बजट लाइन और आईसी कर्व के बारे में नहीं समझेंगे तो उपभोक्ता संतुलन आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। परंतु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, पर मेरा कहना यही है कि आप पहले ये दो वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें आईसी कर्व है और एक अलग से बजट लाइन के बारे में बताया गया। तो दोनों वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है। और आप सबकी सुविधा के लिए मैंने एक काम और किया है कि भाई जो वीडियो हैं, वीडियो के जितने भी थंबनेल हमने यूज़ किए हैं, तो एक चैप्टर के लिए एक ही कलर का जो है हमने थंबनेल यूज़ किया है। जैसे इसके लिए एक ही कलर का है, फर्स्ट चैप्टर के लिए एक ही कलर का है, तो जिससे आप आसानी से उसको देख सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ये सेकंड चैप्टर का है या फर्स्ट चैप्टर का है। तो ये भी हमने कोशिश किया है कि जिससे, क्योंकि पिछले जो वीडियो अपलोड की हैं 12th क्लास के लिए, उसमें एक ये भी समस्या आ रही थी कि बच्चों को ढूंढने में नहीं मिल रहा था, जो स्टूडेंट थे उनको नहीं मिल रहा था। और इसके सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, इससे पहले हम जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हम कार्डिनल मेथड पढ़ रहे थे। कार्डिनल मेथड मतलब गणनावाचक जब हम पढ़ रहे थे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई इनकम में सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसको हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर वही रहेगा, डेफिनेशन में कोई फेर बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर करने का तरीका जो है अलग हो जाएगा। इसे हमने पहले एक वस्तु के संदर्भ में, दो वस्तु के संदर्भ में हमने सीखा था। ये इंडिफरेंस कर्व भी दो वस्तु के संदर्भ में है। हमने जो है गणनावाचक और क्रमवाचक में डिफरेंस भी समझा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे वीडियो देख लेना। तो चलिए डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय दी हुई कीमत तथा आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। तो जो भी दी हुई कीमत है या जो बाजार की प्रचलित कीमत है और जो आपके पास इनकम है, उसमें जब आप सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तब क्या होता है, एक उपभोक्ता संतुलित होता है। अब आईसी कर्व से उपभोक्ता संतुलन के लिए दो कंडीशन दी गई हैं, MRS XY इक्वल टू PX PY और MRS XY लगातार गिरती है। ठीक है, तो ये MRS XY क्या शो करता है, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व, तटस्था वक्र, उसके स्लोप को शो करता है, उसके ढलान को बताता है। ऐसी PX PY जो है बजट लाइन के ढलान को बताता है। तो ये दोनों के ढलान जहां पर इक्वल होते हैं वहां पर क्या होता है, एक उपभोक्ता संतुलित होता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि MRS XY लगातार गिरती है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जिन बच्चों ने पीछे वीडियो नहीं देखा है, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, वो प्लीज़ पीछे देख लें। तो हमने देखा था कि MRS XY अगर गिरती है तो उसका शेप जो होता है, इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है वो कॉन्वेक्स होता है, उन्नतोदर होता है ऑरिजिन से। तो अब इसको यूँ भी ले सकते हो कि भाई जो उसका शेप है वो क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसको जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर MRS XY मोर देन है PX PY से तो क्या होगा। तो MRS XY मोर देन है PX PY से, तो जो एक उपभोक्ता होगा X वस्तु की जो भी प्रचलित कीमत होगी उससे ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार रहेगा और वो अधिक से अधिक जो है उसकी क्वांटिटी परचेज करेगा। इससे क्या होगा कि MRS गिरने लग जाएगा, अभी ज़्यादा है तो क्या होगा, कम होने लग जाएगा, और कम होते होते फिर ये जहाँ पर बराबर हो जाएगा वहाँ वो संतुष्टि प्राप्त कर लेगा। और इसका अपोजिट हो जाए MRS XY,
एक्स वाई लेस देन पी एक्स पी वाई हो जाए, तो अब वो क्या करेगा भाई एक उपभोक्ता कि एक्स वस्तु की जो भी प्रचलित कीमत है उससे कम कीमत देने को तैयार होगा, तो उसे वो वस्तु तो पॉसिबल नहीं है मिलेगा, तो वो वाई वस्तु को अधिक खरीदेगा और वो वाई एक्स वस्तु को कम कर देगा। अब एक्स वस्तु को जब कम कर देगा तो क्या होगा, एम आर एस एक्स वाई जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर पे उसे क्या होगा, एक उपभोक्ता संतुलित होता है। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं उपभोक्ता संतुलन को। तो सिंपली हमने देखा कि जहां एम आर एक्स एक्स वाई है इक्वल है पी एक्स पी वाई के, वहां पर क्या होता है, एक उपभोक्ता संतुलित होता है। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए पी एक्स पी वाई क्या शो करता है, बजट लाइन। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम ले ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर जो आईसी कर्व है बजट लाइन को छूता है वहां पर एक उपभोक्ता संतुलित होता है। तो इसको ये दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां पर एक जो है आईसी कर्व मतलब तटस्थता वक्र जहां पर बजट लाइन को छूता है, टच करता है, वहां पर क्या होता है, एक उपभोक्ता संतुलित होता है। जैसे मैंने इसको बताया था कि आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जो आईसी कर्व है वो ओरिजिन से उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है, वहाँ उसका मतलब एम आर एस एक्स वाई लगातार गिरती है, उसका मतलब ये भी होता है। तो इसके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप सबको पता ही है कि अगर दो लाइनें हैं आपस में इक्वल है तो वो आपस में टच करेंगी। ठीक है, तो ये आपका बजट लाइन हो गया, ये मैंने पीछे बताया था एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ठीक, ये 0 एक्स वाई। ठीक है, अब इस पे एक हम बना लेते हैं, आईसी कर्व बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने आईसी, इसको मैंने 1 नाम दिया है IC1। तो क्या होगा, एक उपभोक्ता यहां पर संतुलित होगा जहां पर ये टच करेगा, क्योंकि दी हुई आय में जो दी हुई आय है वो बजट लाइन पे हम खर्च कर देते हैं। हमने पीछे बजट लाइन वाले उसमें डिस्कस किया था। और जहां पर ये बराबर होता है वहां पर क्या है, ये एक उपभोक्ता संतुलित होता है। लेकिन एक प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर आईसी कोई आईसी, क्योंकि हमने आईसी के बंडल ही पढ़े हैं, यहां से जाए तो इसको मैंने IC2 नाम दिया है और बजट लाइन को मैं नाम दे देता हूं P और Q। ठीक है, बजट लाइन को नाम दे दिया और जहां पर ये टच कर रहा है, देखो यहां पर टच कर रहा है, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक प्रश्न ये उठ गया कि भाई बजट लाइन जो है ये IC2 जो है इसमें A पॉइंट और B पॉइंट पे भी टच कर रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। उसका आंसर बड़ी आसानी से आप यहाँ पर खोज लेंगे कि हमने एक विशेषता देखी थी आईसी कर्व में कि जो हायर आईसी होता है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब कि जो ऊंची आईसी होता है, जो ऊंचा आईसी होता है वो ज्यादा संतुष्टि देता है क्योंकि उससे में क्वांटिटी ज्यादा प्राप्त होती है। तो ऊंचा आईसी कौन सा है? IC1 है। और उपभोक्ता संतुलन क्या कहता है कि भाई जहां अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, तो सिंपल सी बात है IC1 पे IC2 से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, वो संतुलित होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि जो राइट वर्ड शिफ्ट करता है, मतलब जो दाहिनी हाथ पे IC होता है, आप यूं खड़े होंगे तो आपके दाहिने हाथ पे IC2 होगा। तो जो IC1 होगा, तो जहां जो दाहिने हाथ पे IC होता है वो हमेशा अधिकतम संतुष्टि देता है। और उपभोक्ता संतुलन तो यही कहता है ना कि भाई अधिकतम संतुष्टि जहां पर मिल जाए हमें। ठीक है, तो हमें IC1 पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए भी यहां पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलित होगा। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई अगर एक IC ऐसे बना दिया जाए, इसको मैंने IC3 नाम दे दिया गया, तो क्या इस पे उपभोक्ता संतुलित होगा? तो आप फिर से रिकॉल करें बजट लाइन को। तो हमने देखा था कि बजट लाइन तभी बनता है जब हम अपनी पूरी बजट उसमें खर्च कर देते हैं। और वैसे भी उपभोक्ता संतुलन भी तो यही कहता है ना कि भाई दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। जो भी आय दे रखी है उसको खर्च करने के बाद आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। तो सीधी सी बात है, आपका जो ये बजट लाइन है PQ, जो हमने ये PQ बजट लाइन बनाया है, इसी पे ही ये जो ब्लू कलर से जा रहा है ये बजट लाइन बनाया है, इसी पे आपकी सारी इनकम खर्च हो जाती है। तो आप इसको तो परचेज ही नहीं कर पाओगे, IC3 तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये इसको तो आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। तो फिर मजबूरी में आपको फिर से IC1 पे ही संतुलन प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर मैं मान लो किसी भी तरह से यहां पर जाता हूं तो देखो X कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ गई, इसी तरह से ऊपर जाऊंगा तो Y की बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो हमें भाई
आय भी तो ज़्यादा चाहिए ना, किसी चीज़ को ज़्यादा परचेज करने के लिए इनकम भी ज़्यादा चाहिए, और हम पे तो सारी इनकम तो हमारी बजट लाइन पे ही खर्च हो जाती है, इससे ज़्यादा तो इनकम है नहीं। ठीक है, तो आप IC3 को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए भी जो है ई पॉइंट पे ही क्या होता है, हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होता है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि भाई IC2 पे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है हमें इक्विलिब्रियम, और IC3 पे क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ IC1 पे क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, IC2 पे इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि इससे ऊपरी IC जो है IC1 है। ठीक है, इससे ऊपर जो है IC1 है, या इसके दाहिनी तरफ IC1 है जो ज़्यादा संतुष्टि देगा। ठीक है, हमेशा IC2 से IC1 ज़्यादा संतुष्टि देगा। ठीक है, और वो भी बजट में जो हमारी दी हुई आय है उसमें हमें वो प्राप्त हो रहा है अधिकतम संतुष्टि। अच्छा, IC3 पे इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ तक हमारी इनकम ही नहीं है, हमारी इनकम तो यहाँ तक, हम इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाता है। अब आप सबको मैं बता देता हूँ कि भाई आप सबको इसको कैसे जो है एग्जाम में लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप सबको IC जो है उपभोक्ता संतुलन का डेफिनेशन देना है, दोनों कंडीशन लिखना है, फिर आपको ये दोनों कंडीशन जो मैंने अभी बताया था, मैंने इरेज कर दिया x y, ठीक है, मोर देन px py होगा तो क्या किया जाता है, क्या कंडीशन होती है ये बताना है। और सेकंड ये भी बताना है MRX XY लेस देन है PX PY, तो उपभोक्ता क्या करेगा, तो ये दोनों कंडीशन आपको बताना है जो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना होता है कि भाई आप बताएंगे कि बेशक से IC3 पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु उपभोक्ता का जो आय है वो बजट लाइन P और Q पे ही खर्च हो जाती है, P और Q तक ही सीमित है, तो इसलिए हम IC3 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बेशक से IC2 जो है A बिंदु और B बिंदु पे टच कर रहा है, परंतु उससे ज़्यादा संतुष्टि जो है IC1 देता है, और एक उपभोक्ता ये कहता है कि जहाँ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी दी हुई आय में, वहीं पर संतुलित होगा। इस कारणवश जो है E बिंदु पे ही एक उपभोक्ता जो है संतुलित होता है। तो इस तरह से आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और इजीली हो भी जाएगा। आई होप मैंने आप सबको ये पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश किया है आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका इंडिफरेंस कर्व वाला यहीं पे समाप्त होता है। लंबे समय से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि अभी फेस्टिवल वगैरह भी चल रहे थे, तो मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन भी था, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो आप तक आती रहे। इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे, जो है आपका डिमांड है, मांग है, तो वो लेकर चलेंगे। मांग और पूर्ति 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका बहुत अच्छा जो बहुत आसान चैप्टर हैं और बहुत अच्छा जो है स्कोर करते हैं, तो इसके बाद हम उसको ही लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।